दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रविरंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है 1857 की क्रांति। हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जाता है सैनिक विद्रोह से संबंधित। ठीक है कि कौन कौन से सैनिक विद्रोह, महत्वपूर्ण सैनिक विद्रोह भारत में हुए। फिर 1857 की क्रांति, क्रांति के कारण, क्रांति का प्रसार, दमन, महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और इसके बाद परिणाम। इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि 1857 की क्रांति से कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे बनाने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज से देख रहे होइएगा, रानी लक्ष्मीबाई का फ़ोटो लगा है, मंगल पांडे का फ़ोटो लगा है, और ये सब अब किसी परिचय के मोहताज नहीं रह गए हैं। ये लोग इतने बड़े नायक बन गए हैं हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के कि हर एक जगह, हर एक किताब में बच्चों से ही पढ़ाया जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह की कविताएं हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। इन पे फिल्में बनती है। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे। तो 1857 की क्रांति शुरू करने से पहले 1857 की क्रांति से पूर्व कुछ प्रमुख सैनिक विद्रोह हुए थे जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक विद्रोह हुआ था श्वेत विद्रोह। ये 1766 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। इस समय क्लाइव कंपनी के खर्च को कम करना चाहता था। इस वजह से उसने गोरे सैनिकों को, श्वेत सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जाता था, उस दोहरे भत्ते को कटौती कर दी थी, काट दी थी। कहाँ के सैनिकों को? तो बंगाल और बिहार के सैनिकों को। ये दोहरा भत्ता ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया था। बंगाल और बिहार से बाहर जो सैनिक जाते थे उन्हें दोहरा भत्ता दिया जाता था, लेकिन बंगाल और बिहार के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। तो श्वेत विद्रोह के बारे में इससे ज़्यादा अभी हमें कुछ नहीं जानना है। इतना से हमारे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। अगला आता है बैरकपुर सैनिक विद्रोह। आप लोगों को याद होगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय सैनिकों को भेजना था बर्मा। सैनिक मेरठ से चलते हैं, मेरठ से जाते हैं बैरकपुर, और बैरकपुर से उन्हें जाना रहता है बर्मा। ठीक है, तो जब सैनिक मेरठ से जा रहे हैं बैरकपुर तो एक्चुअली उन्हें अपने सामान को ढोने के लिए सवारी मुहैया कराया जाता था, लेकिन किसी कारणवश इस बार सवारी मुहैया नहीं कराया गया। जो सैनिक होते थे वह मुख्यतः फॉरवर्ड ब्राह्मण क्लास के होते थे, जो अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने खान पान का सामान भी अपने साथ लेकर चलते थे। तो उनका बोझा जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही भारी हो गया और उन्हें उसे खुद ही उठाकर ले जाना पड़ा। तो ये सैनिक बैरकपुर आते आते थक गए और बैरकपुर में इन्होंने सवारी की डिमांड की कि हमें अपने साजो सामान को ढोने के लिए कोई बैलगाड़ी टाइप चीज़ें मुहैया कराई जाए, पर ऐसा नहीं कराया जाता है। इसके बाद ये सैनिक बैरकपुर में विद्रोह कर देते हैं। बैरकपुर विद्रोह के बारे में बस इतनी ही चर्चा। अब आते हैं 29 मार्च 1857। यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। इसी में थे हमारे हीरो मंगल पांडे। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत की। यह विद्रोह 1857 की क्रांति का पहला प्रमुख सैन्य विद्रोह माना जाता है। यहाँ क्या था कि तात्कालिक कारण क्या था हमारे 1857 की क्रांति के विद्रोह का? तो उस समय 1856 ईस्वी के दिसंबर माह में अंग्रेज़ों के द्वारा एक नई राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, जिस राइफल को इनफील्ड राइफल बोलते थे। इसमें जो कारतूस भरा जाता था उस कारतूस के ऊपर चर्बी लगा होता था और
कारतूस भरने से पहले चर्बी को दांत से खींचकर और फिर कारतूस को इनफील्ड राइफल में भरना होता था। एक अफवाह उस समय फैली हुई थी कि ये जो चर्बी है वो गाय और सूअर के मांस से बनी हुई है, चमड़े से बनी हुई है, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय में जो है सो विरोध की भावना होती है। और यही कारण है कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे इनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करते हैं और यहाँ विरोध करते हैं। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, आपका तात्कालिक कारण भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अप्रैल 1857, देखिए 29 मार्च की बात हुई, फिर मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। पर धीरे धीरे इस घटना का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो गया रहता है। अप्रैल 1857 में मेरठ की तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना ने भी विद्रोह कर दिया। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना। कुछ फैक्ट भी पूछ लेता है आप लोगों से। फैक्ट में ये पूछ लेगा इस समय कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था, तो पाल्मस्टेन। ठीक है। 10 मई को जब विद्रोह शुरू होगा तो विद्रोह किसके द्वारा किया जाएगा, तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। ठीक है। अभी अगले स्लाइड पे इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए 10 मई 1857 को मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह करके दिल्ली पर कूच किया। इस घटना को 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। ये जो सैनिक है इन्होंने जब विद्रोह किया तो ये दिल्ली में क्यों गए, ये सुबह सुबह 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और उस समय मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र। ये बहादुर शाह जफ़र से मिलते हैं और उन्हें नेतृत्व प्रदान करने के लिए कहते हैं इस विद्रोह का। बहादुर शाह जफ़र इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं और इसी समय ये सैनिक जो है वो बहादुर शाह जफ़र को बादशाह घोषित करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विद्रोह के प्रसार का क्रम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रसार कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले मेरठ के बाद हमने देखा कि कहाँ गए सब लोग, दिल्ली गए हैं सारे सैनिक। दिल्ली के बाद लखनऊ के बाद कानपुर, फिर इलाहाबाद, बरेली, बनारस और ऐसे ही। एक चीज़ और यहाँ आप ध्यान रखिएगा, विद्रोह के प्रसार के समय, इस समय भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी 3 था। पर ये जो विद्रोह हुआ था ये विद्रोह मुख्यतः बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी ने इस विरोध में हिस्सा नहीं लिया। हुआ ये कि जब सैनिक जाते हैं बहादुर शाह जफ़र के पास तो बहादुर शाह जफ़र से कहते हैं कि आप लोगों को निमंत्रण भेजिए कि ये इस युद्ध में हमारे साथ, इस विद्रोह में हमारे साथ जुड़े। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ छिटपुट जगहों को छोड़ के, जैसे बॉम्बे में सतारा, ठीक है, को छोड़ के अन्य लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो 1857 की क्रांति का है इसका विस्तार दिल्ली से दानापुर तक ही रहा। दानापुर कहाँ है आप देख रहे हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी में। ये बिहार में एक जगह है अभी फ़िलहाल। ठीक है। ये बंगाल प्रेसिडेंसी में। अब दिल्ली के बाद पंजाब में क्यों नहीं आया, आप यदि नक्शा देखिएगा तो दिल्ली के बाद पंजाब आता है। तो डलहौजी के समय में नया नया पंजाब का विलय किया गया था ब्रिटिश इंडिया में। तो इस समय यहाँ पे विरोध न हो जाए इस वजह से अंग्रेज़ सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। जबकि जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्र है दिल्ली से दानापुर, इस क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ तक कि तोपखानों पे भी भारतीय सैनिकों का ही अधिकार होता था, जिस वजह से विद्रोह ज़्यादा फैला। ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब यहाँ लखनऊ से के बीच में एक झांसी भी जगह आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, ये विद्रोह लगभग 18 महीने तक चलेगा। ठीक है।
18 महीने तक चलने के बाद विरोध का दमन होता है। दमन का क्रम भी ऐसा ही है कि मेरठ में ही सबसे पहले, फिर दिल्ली, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर झांसी। ये बातें हो गई। अब ये झांसी, यहाँ झांसी से एक चीज़ याद रखिएगा, झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जब अपने निर्णायक युद्ध में ह्यूरोज से हारती है तो ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि तमाम नामर्दों के बीच यह एक इकलौती मर्द है जो अब मृत्यु की शैया पर लेटी हुई है। इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? ये परीक्षा में एक आध बार पूछ लिया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्वालियर में मृत्यु होती है। जन्म कहाँ पे हुआ है? जन्म हुआ है बनारस में। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में रहती है। कंगना रनावत की एक मूवी भी आई थी रानी लक्ष्मीबाई पे, तो इसीलिए इस तरह के फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। अब हमने देख लिया कि बॉम्बे व मद्रास रेजिमेंट शामिल नहीं हुए। रियासत और राजा जितने भी थे उसमें से वैसे रियासत के राजा ही शामिल हुए जिनका दमन अंग्रेज़ों ने किया था। अंग्रेज़ों ने कैसे दमन किया था? सहायक संधि। किसके द्वारा सहायक संधि किया जा रहा था, याद है आप लोगों को? वेलेजली के द्वारा। नहीं याद है तो पुराना वेलेजली का वीडियो देख लीजिए। व्यापगत की नीति ये लाया गया था डलहौजी के द्वारा। इसके द्वारा जिन राज्यों को छीन लिया गया था और ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था, उन राजाओं ने तो विरोध किया, इसके अतिरिक्त अन्य किसी राजाओं ने विरोध नहीं किया और उन्होंने अपनी भक्ति अंग्रेज़ों के प्रति ही दिखाई। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़, जितने क्षेत्रों में विरोध हुआ उस क्षेत्र में जाति, धर्म, वर्ग का कोई दायरा ही नहीं रहा। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग शामिल हुए, एक्सेप्ट एक वर्ग। उस वर्ग को बोला जाता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोगों के अंदर ये डर था कि यदि फिर से बहादुर शाह जफर, मुग़लों का शासन आ जाएगा तो हम पीछे चले जाएंगे, जबकि अंग्रेज़ों का शासन भारत में रहेगा तो हमारे लिए ये प्रोग्रेसिव होगा, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होगी। ये अंग्रेज़ जो है ये मॉडर्न इंडिया के निर्माता है। इसीलिए मिडिल क्लास ने इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। तो अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसने हिस्सा लिया, किसने हिस्सा नहीं लिया, तो आप बिल्कुल बताने की स्थिति में रहिएगा। विद्रोह के दमन का क्रम भी हमने देख लिया। विद्रोह लगभग 18 महीने तक चला था, ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग एक एक करके विद्रोह के कारण के बारे में देखते हैं। कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण के बारे में चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या है? चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, इनफील्ड राइफल, दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैनिक कारण से। सैनिक कारण में 2-3 चीज़ें याद रखनी है। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। ठीक है, भेदभाव कैसे होता था? भारतीय सैनिक कितने भी योग्य क्यों न हो, वे सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं जा सकते थे। उनके और अंग्रेज गोरे सैनिकों के वेतन में भेदभाव होता था। यदि दोनों एक ही पद पे रहते थे फिर भी उनका वेतन अलग अलग होता था। लोगों का व्यवहार भारतीय सैनिकों के प्रति दोयम दर्जे का होता था। और ये जो नस्ल भेद की नीति थी, ये जितनी भी बातें मैंने कही इसे ही नस्ल भेद की नीति कही जाती है। इससे भारतीय सैनिक क्षुब्ध थे। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किस प्रकार हो रहा था? वेतन के आधार पे भेदभाव हो रहा था, दोयम दर्जा का समझा जा रहा था, सूबेदार से ऊंचे पद पे नहीं जा सकते थे। अब देखते हैं डाक अधिनियम। डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम लाया गया। इससे पहले भारतीय सैनिक जो अपने घर से बाहर रहते थे वो अपने घर पे तार भेजना चाहते थे तो उन्हें तार भेजने के लिए कोई खर्च नहीं देना पड़ता था, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, वो निःशुल्क भेज सकते थे। इस सुविधा को 1854 के डाक अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और जो सैनिकों को फ्री डाक सुविधाएं दी जा रही थी वो फ्री डाक सुविधाएं समाप्त हो गई। ठीक है, तो इस वजह से
भारतीय सैनिक क्षुब्ध थे। भारतीय सैनिकों को उस समय अधिकतम 7 रुपया वेतन दिया जाता था। इस 7 रुपये वेतन में ही उन्हें अपने कपड़े, जूते, रख रखाव सारी चीज़ों को मेंटेन और मैनेज करना पड़ता था। तो इनके लिए डाक का खर्चा अलग से उठाना भी एक मुश्किल काम हो गया हुआ था। सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम ये 1857 ईस्वी में लाया गया। 1857 ईस्वी में जब सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम लाया गया तो इसके अंतर्गत यह कहा गया कि सरकार को ठीक लगे तो सैनिकों को समुद्र पार भेज सकते थे। ठीक है, इससे पहले भी सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था, लेकिन समुद्र पार भेजने पे उन्हें कुछ अलग से भत्ता दिया जाता था, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता था। भारतीय सैनिकों के बीच में एक ऐसी मान्यता थी कि यदि वो समुद्र पार चले जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसके बावजूद सैनिक जो है सो समुद्र पार जा रहे थे 1857 से पूर्व, धर्म भ्रष्ट की चिंता न करते हुए भी एक्स्ट्रा भत्ता के लिए कि कुछ पैसा तो ज़्यादा मिले जिससे हमारी स्थिति बेहतर हो। लेकिन अब इस अधिनियम के द्वारा, सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम के द्वारा जब यह कह दिया गया कि कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दिया जाएगा और समाज से बहिष्कृत होने का खतरा भी रहेगा, तो सैनिक क्यों जाए? तो इस वजह से भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। चर्बी वाला कारतूस, इसके बारे में चर्चा जितनी हो गई है परीक्षा में उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कारण को समझ रहे होइएगा। कारण मैं इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा मेंस भी होता है। जब मेंस एग्ज़ाम आप लोग दीजिएगा और वहाँ आपसे सीधे पूछ ले कि 1857 की क्रांति के कारण के बारे में बताए, तो आपके पास होना चाहिए कि आप कारण को बांट सके 4-5 भागों में कि ये है सैनिक कारण, ये है तात्कालिक कारण, ये है धार्मिक कारण। ठीक है, और इस तरह से आपके पास पॉइंट हो, डाक अधिनियम, सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम। ठीक है, तो ये सब जब पॉइंट लिखिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे कुछ अलग लिख रहे हैं, तो आपको अलग 1-2 एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। और 1-2 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होइएगा। चलिए, तो सैनिक कारण के बारे में हमारी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में 2 बातें। पहला, व्यापगत की नीति और सहायक संधि। ठीक है, व्यापगत की नीति क्या था इसके बारे में डलहौजी के समय मैंने डिटेल से बताया है, और सहायक संधि के बारे में वेलेजली वाले वीडियो में। अभी ये समझ लीजिए कि व्यापगत की नीति के अंतर्गत कोई भी ऐसा राजा जिसकी अपनी संतान न हो उसके राज्य को हड़प लिया जाता था और उसे ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाता था। इसके लिए तर्क ये दिया जा रहा था कि 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लाई थी, जिसके अंतर्गत ये जो राजा है वो अंग्रेज़ों के अधीन है, लेकिन वो अपने आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। तो अधीन होते हुए भी अंग्रेज़ों ने उन्हें पृथक कर रखा है। मतलब आप आंतरिक रूप से शासन चलाइए, लेकिन जब आपका कोई वंश ही नहीं है, आपका कोई पुत्र ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस राज्य को हड़प कर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना देंगे। इसके द्वारा जो राज्य हड़पा गया था वो है सतारा, जयंतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि। ठीक है, ये क्रम से दिया हुआ है, इसीलिए इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सहायक संधि में क्या था? सहायक संधि वेलेजली के द्वारा लाया गया था, और सहायक संधि में कहा गया था कि हम आपकी सहायता करेंगे। राजाओं को कहा गया था कि हम आपकी सहायता करेंगे, और सहायता करने के लिए हम एक सैन्य टुकड़ी बनाएंगे जिसका खर्च आप दीजिएगा, और आप न तो हमारे दोस्तों से दुश्मनी कर सकते हैं और न ही हमारे दुश्मनों से दोस्ती कर सकते हैं। आप आंतरिक रूप से स्वतंत्र रहिएगा अपने कार्य को करने के लिए, लेकिन आप बाह्य रूप से जैसे रक्षा, विदेश मामले, इस पे आप हम पे निर्भर रहिएगा। इसके अंतर्गत सहायक संधि के अंतर्गत आपको याद होगा HMTA। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध, इसको मिला लिया गया था। तो ये ऐसे कारण थे जिस वजह से ये राजा जो है वो लोग
नहीं चाहते, वो लोग क्षुब्ध थे। ठीक है, आपको भी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि सतारा ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया था 1857 की क्रांति। झांसी विद्रोह में हिस्सा लिया गया। क्यों हिस्सा लिया गया? क्योंकि इन राज्यों को हड़प लिया गया। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। पेंशन और पदों का अंत कर दिया गया। पदों का अंत कैसे किया गया? तो बोल दिया गया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल है। ठीक है, तो जो मुगल थे उन मुगलों को अंग्रेज़ों के द्वारा पेंशन दिया जाता था। इसके बारे में भी ये नहीं समझिएगा कि ये एकाएक ख़त्म किया गया है। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी में आता है तो वो उस समय ही डिसाइड कर लेता है कि हम मुग़ल बादशाह से मिलने नहीं जाएंगे, और 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान वो एक बार भी मुग़ल बादशाह से मिलने नहीं जाता है। उसके बाद जब लॉर्ड एमहर्स्ट आता है तो वो भी मुग़ल बादशाह से जब मिलता है तो बराबरी पे जाकर मिलता है। इससे पहले जो भी गवर्नर जनरल थे वो मुग़ल बादशाह से मिलते थे तो ये कि हम आपके अधीन यानी मुग़लों के अधीन कार्य कर रहे हैं ये कहकर मिलते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। तो शुरुआत तो 1813 से ही हो चुकी है। तो पेंशन का अंत, पदों का अंत कैसे किया गया? तो बहादुर शाह जफर के बारे में बोल दिया गया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुग़ल होंगे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर के पुत्र का नाम क्या था? मिर्ज़ा मुग़ल। ये नाम मैं जानबूझकर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आगे यूज होने वाला है इसलिए। ठीक है, तो अंतिम मुग़ल जो थे बहादुर शाह जफर, उनके पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल को बोल दिया गया कि अब ये बादशाह नहीं होगा। बादशाह नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? शाहजादा। ठीक है, पेंशन किसको दिया जाता था? बादशाह को। शाहजादा को तो पेंशन दिया नहीं जाता था, तो इसका पेंशन जो है मिर्ज़ा मुग़ल का समाप्त कर दिया गया। एक बात यहाँ है। दूसरा, आपने देखा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उस समय क्या हुआ था? नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया गया, ये बोलकर कि ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र है, बाजीराव द्वितीय के अपने पुत्र नहीं है, इस वजह से इनका पेंशन हम बंद करते हैं। नाना साहेब का नाम आत्माराम पांडुरंग था। आत्माराम पांडुरंग, ये नाम याद रखिएगा। कभी कभी फैक्ट पूछ लेता है परीक्षा में, तो फैक्ट यदि पूछे तो आपको ये पता रहे कि आत्माराम पांडुरंग मतलब नाना साहेब की बात हो रही है। पेंशन पद समाप्त होने की बात आपने देख लिया। पद जैसे ही समाप्त हुआ पेंशन भी समाप्त हो गया, वो आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि इतना के साथ ही नहीं रुका गया। बहादुर शाह जफर को बोल दिया गया कि लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के इलाके में आप जाकर बस जाइए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अंतिम पॉइंट पे, जिसका नाम है अवध का विलय। अवध के विलय से संबंधित कहानी क्या है? अवध में बोल दिया जाता है कि कुप्रशासन है डलहौजी के द्वारा, और कुप्रशासन के नाम पे अवध का विलय कर लिया जाता है। अब विलय होने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ इससे पहले अवध के नवाब के द्वारा भू राजस्व तय किया जा रहा था। अब जैसे ही अवध का विलय हो जाता है, अंग्रेज़ों का भू राजस्व यहाँ पे लागू हो जाता है। ठीक है, जो भू राजस्व लागू होता है उसमें भू राजस्व का दर काफ़ी ज़्यादा है। कितना है? 55% से 33% के बीच में। मतलब यदि आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 55 रुपया तो आपको लगान ही दे देना है। तो आप समझ रहे हैं कि भू राजस्व कितना ज़्यादा है। इससे यहाँ की जनता क्षुब्ध हो जाती है, इतना राजस्व देने की स्थिति में नहीं रहती है जनता। रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत यहाँ पे राजस्व वसूला जाने लगता है। तो यहाँ पे अवध में अवध के नवाब की बेगम थी बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में हिस्सा लेती है अपने पुत्र को नवाब बनाने के लिए। पुत्र का नाम क्या है? बिरजिस कादिर। जब पुत्र है ही तो बेगम हजरत महल क्यों हिस्सा लेती है? इसलिए क्योंकि बिरजिस कादिर उस समय अल्पायु है और युद्ध में हिस्सा लेने की स्थिति में नहीं है। अब यदि आपसे पूछा जाए
आपने ये तो देख लिया कि विद्रोह सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक फैला, तो दानापुर से लेकर दिल्ली तक विद्रोह फैला सबसे ज़्यादा। अब इसमें भी यदि ये पूछा जाए कि सबसे प्रचंड विद्रोह कहाँ पे था, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे प्रचंड विद्रोह अवध में था। ठीक है, और विद्रोह का दमन कुछ इस प्रकार से किया गया कि लगभग 1 लाख किसानों को मार दिया गया। किसानों को मारकर हजारों की संख्या में चौराहे पर पेड़ पे टांग दिया जाता था, जिससे लोगों के अंदर भय हो, डर हो और वो विद्रोह में हिस्सा न ले। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए ये सवाल, तो आप बनाने की स्थिति में रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हमने भू राजस्व नीति के बारे में चर्चा कर ही लिया है अभी। ठीक है, भू राजस्व नीति की वजह से जहाँ जहाँ ये विद्रोह हुआ वहाँ वहाँ रैयतवाड़ी प्रथा या महालवाड़ी प्रथा लागू थी। ठीक है, जिस वजह से राजस्व काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता था। सैनिकों ने भी, इस क्षेत्र के सैनिकों ने भी भू राजस्व नीति में सुधार के लिए कहा, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और इसके बाद विद्रोह हो जाता है। अवध के क्षेत्र में तालुकदार का पद समाप्त कर दिया जाता है। जमींदारों से जमींदारी छीन ली जाती है। ठीक है, इस वजह से वहाँ की आम जनता क्षुब्ध थी। औद्योगिक कारण भी थे, शिल्पकार, हथकरघा उद्योग, ये सब एक तरह से अंग्रेज़ों की नीति के द्वारा तबाह हो चुका था। और इस देखिए यहाँ पे है, और इस वजह से बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये सारे आर्थिक कारण हैं जिस वजह से समस्या हुई। तो आर्थिक कारण आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, और मैंने जो भी बातें कही बस यही सारी बातें आर्थिक कारण के लिए, विद्रोह के लिए जिम्मेवार है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। इस अधिनियम में ये कह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तब भी उसे उसके पैतृक संपत्ति से अलग नहीं किया जाएगा। इस समय ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन को लेकर काफ़ी सक्रिय थे। ठीक है, तो लोगों के अंदर एक डर था धर्म परिवर्तन को लेके कि यदि धर्म परिवर्तन करेंगे तो हमारी पैतृक संपत्ति से हमें अलग बेदखल कर दिया जाएगा। तो इस कारण से लोग धर्म परिवर्तन से बच रहे थे। लेकिन ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम डलहौजी के समय में लाया गया। ठीक है, और जब इसमें कह दिया गया कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, आपकी पैतृक संपत्ति से यदि कोई आपको बेदखल करता है तो सरकार आपकी पैतृक संपत्ति आपको दिलवाएगी। इसका मतलब ये है कि सरकार ने मूड बना लिया है कि अब काफ़ी बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक युद्ध के लिए 1857 की क्रांति के विद्रोह के लिए सबसे जिम्मेदार धार्मिक कारण हो गया। ठीक है, ईसाई धर्म, इसके आगे पढ़ लेते हैं। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की गई। इनमें मिशनरियों के लिए भूमि आवंटन, कर छूट और शिक्षा संस्थानों की स्थापना शामिल थी। ये सारी बातें तो है ही, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि परीक्षा में आपके पास कम शब्द हो तो एक पॉइंट ही लिखना हो तो आप इस पॉइंट को ही लिखिएगा। ठीक है, ये इतनी बातें हो जाती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के नेता कौन कौन थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के नेता में दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। क्या बहादुर शाह जफ़र उस समय मुग़ल बादशाह है। बहादुर शाह जफ़र वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो शेरो शायरी में डूबे रहते थे और अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए पेंशन पे इनका जीवन चल रहा था। ठीक है, फिर भी सैनिकों ने 11 मई 1857 को लाल किला पहुंचकर इन्हें अपना नेतृत्व करने के लिए कहा। इसके पीछे प्रमुख कारण ये था कि ये भले ही राजनीति से इनको कोई लेना देना न हो, लेकिन ये मुग़ल थे और मुग़ल होना अपने आप में इतना महत्वपूर्ण था उस समय में कि इन्हें नेतृत्व प्रदान किया गया। इतनी बात हो गई। अब इसके अलावा दिल्ली में जो नेतृत्व दिया गया वो दिया गया जनरल बख्त खान को। ठीक है,
जनरल बख्त खान को जो नेतृत्व दिया गया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उस समय 10 सदस्यों का एक वर्किंग कमेटी बनाया गया विद्रोह में हिस्सा लेने के लिए। जो 10 सदस्यों का वर्किंग कमेटी बनाया गया, उसमें आम जनता भी थी और सैनिक भी थे। मतलब सैनिक और जनता दोनों मिलकर, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर एक वर्किंग कमेटी बनाया। और इस वर्किंग कमेटी के प्रथम हेड थे मिर्ज़ा मुग़ल। मिर्ज़ा मुग़ल का नाम अब आप लोगों को याद होगा, इसीलिए पहले मैंने चर्चा कर दिया था कि एक ही नाम, कोई नया नाम यदि आता है तो वो नाम यदि बार बार आपके पास से गुजरे तो वो आपके दिमाग में कहीं बैठ जाएगा, ठीक है। और परीक्षा में तो ऑब्जेक्टिव पेपर जब भी आता है तो वहाँ विकल्प दिए रहते हैं, विकल्प देखकर भी चीज़ें याद आती है। और यदि सब्जेक्टिव पेपर देना है तो नाम और फैक्ट का कोई इम्पोर्टेंस सब्जेक्टिव पेपर में ज़्यादा होता नहीं है। तो मिर्ज़ा मुग़ल इस वर्किंग कमेटी के प्रथम प्रमुख थे, ये ध्यान में रखिएगा। पर ये योग्य नहीं थे, योग्य नहीं थे, इस वजह से इन्हें हटाकर जनरल बख्त खान को बनाया जाता है वर्किंग कमेटी का हेड, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को ये बात। और इन्हें एक उपाधि दी जाती है। उपाधि क्या है? साहब ए आला बहादुर। साहब ए आला बहादुर, ये उपाधि जनरल बख्त खान को दी जाती है। इतनी बात हो गई। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस विद्रोह के दमन के लिए कौन कौन से जनरल, कौन कौन से अंग्रेज प्रमुख थे। तो आप लोगों को याद रखना है, दिल्ली में थे इस समय निकोलसन, हडसन और आउटरम। आप जब दिल्ली आएंगे तो आप देखेंगे कि इन लोगों के नाम पे अभी भी हडसन लेन, आउटरम लेन नाम से सड़कें बनी हुई है। और सड़कें अभी भी 1857 की क्रांति के ये खलनायक ही तो थे, इन खलनायकों के नाम पे आज भी सड़कें बनी हुई है और आज भी इसी नाम से ये लेन जाने जाते हैं। तो दिल्ली के बारे में हमारी चर्चा समाप्त हो जाती है। आगे आते हैं कानपुर। कानपुर में नाना साहेब तथा तात्या टोपे, ठीक है। नाना साहेब के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। तात्या टोपे के बारे में बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। और नाना साहेब का नाम क्या था? धोंधो पंत, ठीक है। इन्होंने क्यों हिस्सा लिया था? नाना साहब के पेंशन को बंद कर दिया गया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? कैंपबेल। कैंपबेल। एक चीज़ जो और आपको ध्यान में रखना है कैंपबेल के बारे में कि कैंपबेल उस समय भारत में नहीं था। जब युद्ध शुरू हो जाता है, विद्रोह शुरू हो जाता है, तो विद्रोह के दमन के लिए ब्रिटेन से 50,000 सैनिकों की एक टुकड़ी कैंपबेल के नेतृत्व में भारत भेजा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। इतनी बातों के साथ हमारी चर्चा समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल, इनका पुत्र बिरजिस कादिर जान ही गए हैं, और अंग्रेज़ों की तरफ से कैंपबेल, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है, नाना साहब जब पराजित हो जाते हैं तो फिर तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए झांसी आ जाते हैं। और तात्या टोपे ही रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे और इन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई को शस्त्र विद्या सिखाया था, ठीक है। बरेली में खान बहादुर, ठीक है। बरेली में खान बहादुर हो गया। झांसी में आप लोगों को नाम याद होगा, ह्यूरोज। ह्यूरोज कौन था? जिसने कहा था कि मृत्यु शैया पे ये जो महिला लेटी हुई है, ये तमाम नामर्दों के बीच में इकलौती मर्द है, ठीक है। इसके साथ आपको याद रह जाएगा। बरेली में खान बहादुर के खिलाफ अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज का नाम था हडसन, ठीक है।
अब देखिए, अब आते हैं इलाहाबाद और बनारस, लियाकत अली और यहाँ पे थे नील। बिहार कुंवर सिंह, कुंवर सिंह का नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी का पेटेंट सवाल है 1857 की क्रांति, ठीक है। और बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे ये। 1857 की क्रांति के सबसे बुजुर्ग नेतृत्वकर्ता ये थे, 80 वर्ष के थे। जगदीशपुर अभी वर्तमान में भोजपुर जिला में पड़ता है। भोजपुर जिला को आरा भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इनसे लड़ने वाले जो अंग्रेज थे उसका नाम विलियम टेलर और आयर था, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खान और अंग्रेज हडसन। फैजाबाद में अहमदुल्ला और अंग्रेज कौन, नील। तो ये आपके परीक्षा को आकर्षित करने वाले फैक्ट है, ठीक है। इस फैक्ट को आपको देखना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है कि पहले जो कारण बताऊं वहाँ से ये फैक्ट बार बार आपके पास से गुजरे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रह जाए। इसमें आपको मैच मिलाने के लिए भी दे सकता है सवाल में, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पूछ सकता है, एक कुछ अंदर जाके डिटेल में, जैसे कि जनरल बख्त खान के बारे में मैंने बोला, वर्किंग कमेटी के बारे में बताया, वहाँ से कोई चीज़ पूछ सकता है। कैंपबेल से संबंधित चीज़ें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज था जो 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन से आया था, ठीक है। तो ये तो पता होना चाहिए। तो ये अब पता चल गया हम लोगों को कि कैंपबेल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था, ठीक है। तो स्वरूप के बारे में सबसे पहले जानने से पूर्व हम इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार कहाँ से कहाँ तक अभी तक नहीं याद हुआ आप लोगों को? अब याद हो गया होगा कि दिल्ली से दानापुर, इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र में सतारा। जन भागीदारी किसकी थी? मध्यम वर्ग की नहीं थी, इसके अलावा सभी वर्गों की थी, ठीक है। अब देखते हैं स्वरूप को लेकर विवाद रहा है कि स्वरूप को लेकर विवाद रहने पे क्या क्या कहा गया। तो किसी ने इसे सैनिक विद्रोह ने कहा, किसी ने इसे एक राष्ट्रीय संघर्ष या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष कहा। तो किसने क्या कहा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो बेंजामिन डिज़रायली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक है। बेंजामिन डिज़रायली ने सर सैयद अहमद खान ने इसे एक सैनिक विद्रोह कहा था। 1857 के क्रांति के 50 वर्ष पूरा होने पे 1907 ईस्वी में सावरकर के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में होता है। और इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक है। ये बातें हो गई। इसके अतिरिक्त जब देश आज़ाद होता है तो देश आज़ाद होने के बाद 1857 की स्वतंत्रता के पश्चात सरकारी इतिहास लिखने की बात होती है तो 1857 के क्रांति पे इतिहास लिखने की जिम्मेवारी आरसी मजूमदार को दी जाती है। आरसी मजूमदार को ये जिम्मेदारी दी जाती है। आरसी मजूमदार जब इतिहास लिखते हैं तो वो कहते हैं कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। ये आरसी मजूमदार ने कहा। पर इस तरह की बातों को मान्यता देना, स्वीकार करना उचित नहीं था जब देश आज़ाद हो चुका है और भारत का इतिहास लिखा जा रहा है तब। तो इसीलिए ये कार्य फिर से दिया जाता है एक नए इतिहासकार को जो थे सेन, एसएन सेन को ये कार्य दिया जाता है और वो अपनी पुस्तक लिखते हैं 1857 ईस्वी। 1857 जो पुस्तक लिखा जाता है उस पुस्तक में वो कहते हैं कि यह विद्रोह धर्म के लिए लड़ाई
के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसकी समाप्ति स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई। या इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह से ज़्यादा था, लेकिन यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। यही सेन की बातों का मर्म है। तो हमने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में चर्चा कर लिया। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहता है। तो परिणाम ये है कि प्रथम दृष्टया 1857 की क्रांति विफल होता है। विफलता के क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है नेतृत्व की कमी। 1857 के विद्रोह में भारतीयों के पास नेतृत्व की कमी थी, ये आप देख चुके हैं। जिन्हें नेतृत्व दिया गया था उन्हें युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है, उनका राजनीतिक करियर ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे वही बातें लिखी गई है। सैनिकों ने बहादुर शाह को अपना नेता चुना, जो बूढ़े हो चुके थे और एक तरह से राजनीति से संन्यास ले चुके थे। इस विद्रोह का प्रसार योजनागत नहीं था, ये एक दूसरा कारण आ गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या हुआ था? सैनिकों की संख्या अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा थी। ठीक है, इसके आपको याद होगा कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल 50,000 सैनिक। एक बात आप समझ गए, दो बात, 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, बम्बई, मद्रास। बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिक अंग्रेज़ों के साथ बने रहे। तो फाइनली क्या हुआ? राजा की सैनिकों की संख्या इन लोगों के पास ज़्यादा हो गई। इसके अतिरिक्त अधिकतर राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ठीक है, तो ये सारी बातों के साथ ये क्लियर हो गया कि अंग्रेज़ों के पास सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैनिकों के पास संसाधनों की कमी थी। तोपखाना, गोला बारूद आदि भारतीय सैनिकों के पास उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो भारतीय सैनिकों के पास उपलब्ध था वो भी तो इन लोगों के पास ही इनफील्ड राइफल और वही कारतूस उपलब्ध था। ठीक है, जिस पे ये अफवाह फैली थी कि सूअर और गाय की चर्बी से ये कारतूस बनाया गया है। ठीक है, तो इससे आप ये समझ जाइए कि तात्कालिक कारण जो है वो उतना ज़्यादा भी महत्वपूर्ण नहीं था। पहले से जो कारण चले आ रहे थे उसी वजह से 1857 की क्रांति का हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब 1857 की क्रांति के कुछ परिणाम आए। परिणाम क्या क्या है? अस्थायी रूप से पहली बार आयकर लगाया गया। क्यों? विद्रोह के कारण हुए हानि की क्षतिपूर्ति के लिए ये लाया गया। अस्थायी रूप से कब आयकर लगाना शुरू हुआ था? अस्थायी रूप से आयकर लाया गया 1886 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत यहाँ भी शुरू हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ चलता रहेगा। तो आर्थिक परिणाम आपने देख लिया, अंग्रेज़ तो अपनी क्षतिपूर्ति करेंगे ही किसी न किसी माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कारण। समाज सुधार अधिनियम हतोत्साहित हुआ। आपने देखा है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को हटाया गया, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को समाप्त किया गया। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो सामाजिक सुधार लाया जा रहा था उसकी गति धीमी हो जाएगी इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप। और सेना के अंदर जाति आधारित रेजिमेंट बनाया गया। अभी जो हम लोग देखते हैं गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, ठीक है, बिहारी रेजिमेंट, ये सब जो रेजिमेंट की शुरुआत हुई थी ये सब 1857 के विद्रोह के बाद ही शुरू किया गया था। और शुरू करने के पीछे कारण क्या था कि इन सैनिकों को भविष्य में एकजुट न किया जाए, इसीलिए इन्हें जाति के आधार पर अलग अलग बांट के रखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक प्रभाव देखते हैं। रेलवे, डाक व तार को विस्तारित किया गया। उस समय जब 1857 के विद्रोह का दमन चल रहा था तो जिन क्षेत्रों में रेलवे का, डाक का व तार का विकास हो चुका था उन क्षेत्रों में दमन करना ज़्यादा आसान था। इसी वजह से भविष्य को देखते हुए रेलवे, डाक व तार को विस्तारित किया गया। विधि का संहिताकरण किया गया और 1861 ईस्वी का एक्ट लाया गया। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे जब लॉर्ड कैनिंग पढ़ेंगे तब। इसके अलावा
एक पील आयोग का गठन किया गया सैनिक सुधार के लिए, ठीक है। और सैनिक सुधार के लिए पील आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया वो क्या क्या था? जाति आधारित रेजिमेंट बनाया जाए, ठीक है। कुछ जातियों को मार्शल जाति घोषित कर दिया जाए। मार्शल जाति घोषित करने का मतलब है कि ये जाति योद्धा जाति है, ये युद्ध के लिए ही बने हैं और ये सैनिक बनेंगे और ये लड़ेंगे, ठीक है। बंगाल रेजिमेंट में ब्रिटिश सैनिकों की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। पूरे बंगाल रेजिमेंट को ब्रिटिश सैनिकों से भर दिया गया। तोप खानों से भारतीयों को दूर रखा जाएगा, अब ये बातें भी कह दी गई। तो ये सब पील आयोग का रिकमेंडेशन है। आपसे सीधा सवाल ये भी पूछ सकता है कि पील आयोग किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा कि सैन्य सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है? तो राजनीतिक प्रभाव ये पड़ता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो जाती है, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन की सत्ता जो है सो यहाँ पे शुरू हो जाती है। क्राउन के नाम पे अब शासन होगा। और ये जो विलय की नीति, व्यापगत की नीति शुरू किया गया था डलहौजी के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि अब ब्रिटिश इंडिया में किसी भी प्रकार का विलय नहीं किया जाएगा। हालांकि आगे छोटे मोटे विलय होंगे, पर इस बार इस प्रकार की बातें कही जाती है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित हमारी सारी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। हमने अभी जो भी पौने घंटा में पढ़ा है, उन बातों से परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न का उत्तर देने में आप लोग सक्षम होंगे, ठीक है। बस इस वीडियो को एक बार सुन ले, जो भी पीपीटी में दिया गया है उसको नोट करके रख ले, और आपके परीक्षा में जो भी सवाल आएगा वो सवाल आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में होती है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।